बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके पास कोई चुनौती नहीं होगी, बल्कि बीजेपी अगर कोई अपना मुख्यमंत्री बना रहा है तो उसके सामने कई ऐसी चुनौतियां होंगी जिसको साधने की जरूरत है। कई ऐसे फैक्टर होंगे जिसको नजर में रख करके ही किसी मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति बनेगी। तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं, वो कौन कौन सी चुनौतियां हैं और वो कौन कौन से आधार हैं जिसको ध्यान में रख करके बीजेपी अब अपने मुख्यमंत्री के नाम का वो सिलेक्शन करने जा रही है, क्योंकि इसमें नीतीश कुमार की सहमति भी होने चाहिए और आगे उसके पास ऐसा रोड मैप होना चाहिए, उस चेहरे के पास रोड मैप होना चाहिए जो नीतीश कुमार की तर्ज पे ही बिहार को आगे लेकर के जा सके। तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन सी चुनौतियां हैं, किस तरीके से कौन सा नाम अब आखिरी दौर में शामिल होगा, केवल फैक्टर की बात करूंगा, किसी नाम की बात नहीं होगी, लेकिन किस आधार पर चुना जाएगा उसे एक संकेत आपको जरूर मिल जाएगा। तो जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो नीतीश कुमार जिस तरीके से सर्वमान्य नेता थे, वो किसी पार्टी विशेष के नेता नहीं रहे, बल्कि वो नेता थे आम जनता के, आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के, अपने पार्टी के नेताओं के सर्वमान्य नेता रहे। उनके नाम पर कभी कोई सवाल नहीं उठा, उनके व्यक्तित्व को लेकर के कभी सवाल नहीं उठा। तो क्या इतने बड़े कद का नेता जब कोई पद छोड़ करके जा रहा है तो उस पद पर जो व्यक्ति आएगा उसकी तुलना उस बड़े कद के नेता से नहीं होगी। और यह एक बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी अब अपना कैंडिडेट लेकर के आ रहा है और अपने कैंडिडेट को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी कर रही है बीजेपी। तो ऐसी स्थिति में अब उन तमाम समीकरणों की बात होगी, उन तमाम चुनौतियों की बात होगी जिसके कारण आने वाले दिनों में जो भी सीएम बनेंगे उनको तमाम चुनौतियां भी फेस करनी पड़ेगी। और हो सकता है कि अगर इन चुनौतियों को अभी से निपटा लिया जाए तो एक सफल कार्यकाल अगले 5 साल में देखने को मिल सकता है। तो सबसे बड़ी चुनौती है जो कंपैरिजन वाली चुनौती है, क्योंकि एक बड़े कद का नेता गया है तो दूसरा नेता जो आएगा उसकी जो कंपैरिजन है उस व्यक्ति के साथ होगी, उसकी तुलना उस व्यक्ति के साथ होगी। यानी कि नीतीश कुमार के काम करने का जो सलीका रहा है, जो उनकी जो कार्यकुशलता रही है, कार्यशैली रही है, उसकी तुलना अब जो सीएम बनेगा उसके साथ होगी। यानी कि एक बहुत बड़ा चेहरा वो जा रहा है, उसकी जगह कोई दूसरा चेहरा आ रहा है। तो क्या वो नीतीश कुमार के कंपैरिजन में कंपेयर करें अगर उसको, तो उस हद तक उस कद का वो नेता है? ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जब भी आने वाले दिनों में कोई फैसला लिया जाएगा तो ये देखा जाएगा कि मुख्यमंत्री के तौर पर जब नीतीश कुमार हुआ करते थे तो उनके फैसले लेने का तरीका कैसा था और अब जो ये नेता आया है उसका तरीका कैसा है। और साथ ही ये भी देखा जाएगा कि उसकी राजनीति, उसका जो इतिहास रहा है, जो राजनीतिक उसकी जो सोच है वो किस तरीके की रही है। क्या वो उसी तरीके से बेदाग व्यक्ति रहा है जिस तरीके से बेदाग नीतीश कुमार रहे हैं? तो ये एक पहला फैक्टर है जिसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। अब दूसरा फैक्टर है कि जेडीयू के नेताओं के बीच में उनकी स्वीकार्यता कितनी होगी, क्योंकि पहले भी जब उप मुख्यमंत्री बनाया जाता था, चाहे वो सुशील कुमार मोदी की बात कर लें, तारकिशोर की बात कर लें, रेणु की बात कर लें, या फिर अभी जो सम्राट चौधरी हैं या फिर विजय सिन्हा हैं, ये वो तमाम डिप्टी सीएम हैं जिसको ऐसे उठा करके नहीं बना दिया गया, बल्कि नीतीश कुमार से भी उनकी राय ली गई थी और यह देखा गया था कि कोई ऐसा व्यक्ति ही डिप्टी सीएम बने जिसकी स्वीकार्यता अपने घटक दलों के बीच में ही हो। यानी कि न केवल जेडीयू बल्कि जो एलजेपीआर है, चाहे हम हैं, चाहे आरएलएम है, सबके बीच में उसकी स्वीकार्यता होना जरूरी है। और खास तौर से चूंकि सत्ता की जो बागडोर है या यूं कहें कि जो मुख्यमंत्री पद है वो जेडीयू से लिया जा रहा है, तो व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो जेडीयू के नेताओं के बीच में भी खासा लोकप्रिय हो, जो जेडीयू के नेताओं की भी पसंद हो और जो जेडीयू के नेता चाह रहे हो कि हाँ, ये व्यक्ति अगर यहां पर रहेगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है और इसमें हमें
जो नीतीश कुमार है उसकी ही छवि दिखेगी और उनके काम करने का सलीका जो होगा वो नीतीश कुमार के हिसाब से होगा। और ये जेडीयू के नेताओं, विधायकों, कार्यकर्ताओं उसकी अनदेखी नहीं करेंगे, बल्कि उनकी सलाह को भी मानेंगे, उनके हिसाब से भी चलेंगे। तो दूसरी जो सबसे बड़ी चुनौती है वो यही है कि जेडीयू के बीच में स्वीकार्यता कैसी होगी उस नेता की जो कि सीएम बनने वाला है, इसको भी ध्यान में रखना होगा। हालांकि ललन सिंह यही कह रहे हैं कि जो भी सीएम बनेगा उस पर नीतीश कुमार की सहमति होना जरूरी है, यानी कि नीतीश कुमार ही चुनेंगे कि कौन अगला सीएम बनेगा। यानी कि एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है जेडीयू के नेताओं को भी कि पसंद नीतीश कुमार की है, इसलिए आप भी इनको पसंद कीजिए और नीतीश कुमार के हिसाब से ही ये अपना जो सीएम है, जो नए मुख्यमंत्री होंगे वो काम करते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर के यहां पर जेडीयू की स्वीकार्यता अब ललन सिंह के बयान के बाद लग रहा है कि वो हो जाएगी जो भी नेता आएगा। अब तीसरी चुनौती ये होगी कि जो जातीय समीकरण है उसको कैसे साधेंगे, क्योंकि जातीय समीकरण जो भी पूर्वोत्तर राज्य है, चाहे हम बिहार की बात कर लें, चाहे हम झारखंड की बात कर लें, चाहे उत्तर प्रदेश की कर लें, चाहे उत्तराखंड की कर लें, तो यहां पे जातीय समीकरण बहुत बड़ा मुद्दा होता है। अब अगर हम केवल बिहार की बात कर रहे हैं तो यहां पर जातीय समीकरण को समझिएगा। यहां पर ओबीसी जो है वो 30% है, ईबीसी जो कि अति पिछड़ा वर्ग है वो 35% है, अगर हम दलितों की बात करते हैं तो वो 19% है, सवर्ण जो है वो 15% है। तो कुल मिलाकर के अगर हम केवल ओबीसी और ईबीसी की बात करें तो दोनों मिलाकर के 65% हो जाता है। यानी कि 65% आबादी, बड़ी आबादी, बड़ा वोट बैंक, और ये जो आबादी है वो आमतौर पर जेडीयू का कोर वोटर माना जाता रहा है। इसमें से 65% में से करीब 40 से 45% वोट बैंक ऐसा है जो हमेशा से जेडीयू के लिए काम करता रहा है। और जेडीयू के साथ जब जब बीजेपी की हिस्सेदारी हुई है, जब जब उनका गठबंधन हुआ है, तब तब बीजेपी को भी यहां से भर भर करके वोट मिले हैं। तो जब बीजेपी अपना मुख्यमंत्री चेहरा डिसाइड कर रही होगी तो उसको इस बात का ध्यान बिल्कुल रखना होगा कि एक जो बड़ी आबादी है, जो ओबीसी और ईबीसी है, उन दोनों के बीच से ही कोई व्यक्ति ऐसा निकाला जाए जो कि मुख्यमंत्री बने, क्योंकि अभी तक बीजेपी को सवर्णों की पार्टी कहा जाता रहा है। लेकिन जब मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को सुनिश्चित किया जाएगा, किसी नाम को चुना जाएगा, तो इस बात का बिल्कुल ख्याल रखना पड़ेगा कि वो ओबीसी या ईबीसी के कोटे से ही आए। और ऐसे में जो तमाम नाम आगे चल लें, चाहे दिलीप जायसवाल की बात कर लें, चाहे सम्राट चौधरी की बात कर लें, चाहे हम नित्यानंद राय की बात कर लें, तो ये वो तमाम नाम हैं जो कि इस कोटे से आते हुए नजर आते हैं। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि इन दोनों कैटेगरी के ही किसी व्यक्ति को आगे बढ़ाया जाए। ये तो रही तीसरी चुनौती। चौथी चुनौती ये है कि महिलाओं के साथ कैसा तालमेल होता है, क्योंकि नीतीश कुमार महिलाओं के सर्वमान्य नेता थे। जो आधी आबादी का जो वोट बैंक था वो पूरी तरीके से नीतीश कुमार के फेवर में नजर आता था, नीतीश कुमार के पाले में जाता था। चाहे वो जीविका दीदी योजना हो, चाहे शराबबंदी योजना हो, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे बेटियों को जो छात्राएं हैं उनको साइकिल वितरित करने की बात हो, ये वो तमाम योजनाएं थी जो महिलाओं को ध्यान में रख करके तैयार किए गए थे, उनको केंद्र में रख करके तैयार किए गए थे। और यही वजह है कि कानून व्यवस्था, जो कि सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते रहे हैं नीतीश कुमार, कानून व्यवस्था को उन्होंने सही किया, क्योंकि गृह मंत्रालय हमेशा से उनके पास रहा, ताकि किसी भी तरीके से महिलाओं को जो असुरक्षा का माहौल मिला था, जो जंगल राज की बात होती थी, उससे छुटकारा मिल सके। और इस तरीके से धीरे धीरे महिलाओं का विश्वास बढ़ता चला गया। तमाम योजनाएं लेते हुए आए नीतीश कुमार। अब पिछले साल जिस तरीके से उन्होंने ऐलान किया जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जिसके तहत जीविका दीदियों को काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश हुई है, जो ग्रामीण महिलाएं हैं, जो उद्यमी महिलाएं हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए जो तमाम योजनाएं लेकर के नीतीश कुमार आए, तो उसको लेकर के महिलाओं के बीच में उनका एक बड़ा जो विश्वास का माहौल बना। तो कोई भी नया चेहरा अगर आता है बीजेपी की तरफ से तो उसको ध्यान में रख करके लाया जाना चाहिए कि उनकी स्वीकारता भी महिलाओं के बीच में उतनी ही होनी चाहिए। और आने वाले दिनों में वो जो नीतीश कुमार की जो तमाम योजनाएं हैं महिलाओं को लेकर के उसको आगे बढ़ाते हुए नजर आने चाहिए, ताकि महिलाओं के बीच में जो विश्वास नीतीश कुमार के लिए है वही विश्वास अब जो नया जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसके लिए भी पैदा हो। इस बात को सुनिश्चित करने की जरूरत होगी। अब आखिरी जो पांचवा फैक्टर है वो है
कि बीजेपी की जो फ्यूचर पॉलिटिक्स होने वाली है, जो भविष्य की राजनीति ये लोग करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक बिहार की अगर बात करें तो यहां पर ड्राइविंग सीट पर अभी तक बीजेपी नजर नहीं आई है। यानी कि यहां पर बिना किसी दल के और खास करके जेडीयू के सपोर्ट के बीजेपी अकेले अपने दम पर यहां पर कभी भी सरकार बनाने में सफल नहीं रही है। और अब पहली बार जब बीजेपी का कोई कैंडिडेट आकर के मुख्यमंत्री बनने वाला है, जब इनका कोई विधायक मुख्यमंत्री बनने वाला है, तो ऐसी स्थिति में यह भी ध्यान में रखा जाएगा कि वो व्यक्ति ऐसा हो जो बीजेपी की जो फ्यूचर पॉलिटिक्स होने वाली है, जो भविष्य की राजनीति होने वाली है, उसके लिए धरातल तैयार करता जाए। जिस तरीके से नीतीश कुमार के जाने का दुख नजर आ रहा है, न सिर्फ विधायकों में बल्कि बिहार की आम जनता भी जो कि इनकी समर्थक रही है, उनको भी इस बात का दुख है। यहां तक कि जो विपक्ष के नेता हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे पप्पू यादव हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो, सब लोग यही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को नहीं जाना चाहिए। बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छी राजनीति की है उन्होंने, बहुत अच्छा अपना मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल रहा उसको निभाया है, इसलिए अगर नीतीश कुमार जा रहे हैं यानी कि उनके साथ कोई साजिश हो रही है, विपक्ष के लोग भी कह रहे हैं। तो बीजेपी के पास चुनौती ऐसी है कि कोई ऐसा नेता हो जो कि नीतीश कुमार के कद का नेता बन जाए अगले 5 साल में, और वो बीजेपी के लिए ऐसी राजनीतिक धरातल तैयार कर दे जिससे जो आने वाले दिनों में चुनाव होगा तो यहां पर बीजेपी जो है वो किसी दूसरी पार्टी की मोहताज ना हो। और जिस तरीके से जेडीयू के साथ गठबंधन करके बीजेपी चलती रही है, आने वाले दिनों में भी वो एनडीए को आगे लेकर के चलेगी, लेकिन बड़े भाई की भूमिका में हमेशा बीजेपी रहे, ये एक बड़ी चुनौती है बीजेपी के पास। इसीलिए वो ऐसा कोई चेहरा चुनेगी, ऐसा चेहरा वो तलाश कर रही है जो बीजेपी के फ्यूचर पॉलिटिक्स के लिए भी एक माइलस्टोन बनने का काम करे। तो यही वो 5 चुनौतियां हैं, 5 फैक्टर हैं जिसको ध्यान में रख करके अगले मुख्यमंत्री पद का चुनाव होना, अगले मुख्यमंत्री के नाम का चुनाव होना है। तो फिलहाल बीजेपी इसी पर काम कर रही है, साथ ही उसे जेडीयू को भी साथ लेकर के आगे बढ़ना है। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।